हेलो एवरीवन। आज से हम पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने 1 डेढ़ मिनट में बताया था कि कैसे मैं फुल पॉलिटी डिस्कस करूंगा। आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्या होता है कि जैसे हम पॉलिटी डिस्कस करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ बताया नहीं गया होता है। ऐसा लगता है जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जल्दी से डिस्कस कर दिया किसी टीचर ने और हमें क्लियरिटी नहीं हो पाई और हम डायरेक्टली एक्ट पर पहुंच गए। नहीं, एक्ट पे पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे ताकि चीजें क्लियर होती जाएं। ठीक है, तो कोई भी चीज मेरे द्वारा छोड़ी नहीं जाएगी। देखो क्या हुआ 1600 में, ये चीज यहाँ 1600 लिखा है मगर मैंने नीचे नोट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह से, देखो यहाँ पर आगे बताया गया कि किस तरह से दिसंबर 31 1600 में रॉयल चार्टर ग्रांट किया गया। अब ये आप एक वर्ड समझ लो, रॉयल चार्टर ग्रांट किया। चार्टर का मतलब होता है कोई सॉवरेन अथॉरिटी आपकी लीगलिटी सैंक्शन करे, आपको कहे कि आपको ये अधिकार है, आपको मोनोपोली है कि आप इंडिया में जाकर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आपकी जगह पर कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया, रॉयल चार्टर ग्रांट किया दिसंबर 31 1600 में। अब ये दिसंबर 31 क्यों इंपॉर्टेंट है? पीसीएस लेवल पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर यूपीएससी लेवल पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 1600 में क्या रॉयल चार्टर ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही, ये सेंटेंस है और बिल्कुल सही बात कही गई है। तो इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 15 ईयर के लिए इन्हें ट्रेडिंग राइट ग्रांट किए गए। अब आप ऊपर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, प्योरली ट्रेडिंग राइट। अब प्योरली ट्रेडिंग राइट का क्या मतलब है? देखो, प्योरली ट्रेडिंग राइट का मतलब ये होता है कि आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर स्पाइसेस, आप एग्जांपल से समझ लो, जैसे मान लो मैंने ये स्पाइसेस खरीदी इंडिया से, ठीक है। अब ये स्पाइसेस खरीदने के बाद मैंने क्या किया, इंग्लैंड में इसे ऐसे के तैसा ही बेच दिया। मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं की, कोई प्रोसेसिंग नहीं की, उसको कूटा नहीं। तो इस तरह से जो एक्टिविटी होती है उसे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझना है कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं, बिजनेसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। तो हम छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है, डायरेक्टली बता दिया कि 1765 में कंपनी को दीवानी राइट प्राप्त हुए, मगर हम यहाँ से ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम नीचे जाएंगे और जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं उसमें से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दिसंबर 1600 में रॉयल चार्टर ग्रांट किया गया क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, और उसके बाद उन्हें मर्केंटाइल एक्टिविटी के लिए मोनोपोली मिल गई। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। अब आप समझ लो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। जैसे आप कोई फैक्ट्री स्टेबलाइज करते हैं, तो यहाँ पर आपके बंदे काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर स्पाइसेस कलेक्शन किया, आपने शिप में लोड किया, कहीं भी मान लो लोड किया, सूरत में लोड किया या केरला में लोड किया, और लोड करने के बाद क्या किया, हमने इसको यहाँ पर इंग्लैंड में भेज दिया, अरब कंट्री में भेज दिया, फ्रांस में भेज दिया। तो इस तरह से ये मर्केंटाइल एक्टिविटी होती थी। ठीक है, ये प्योरली इकोनॉमिक थी, मतलब यहाँ पर कोई लैंड ग्रेविंग नहीं की गई, कोई हमारी स्पेशल पुलिस की पावर नहीं दी गई। तो इस तरह से इन्होंने एज अ मर्केंटाइल एक्टिविटी स्टार्ट की। मगर लेटर हाफ में आप क्या देखोगे कि पॉलिटिकली डोमिनेंट हो जाते हैं। कौन लोग डोमिनेंट हो जाते हैं? यही जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, वो लेटर हाफ में एज अ पॉलिटिकली यूनिट की तरह इमर्ज होकर आते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस चार्टर का? मोनोपोली, मोनोपोली राइट मिला। देखो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने मोनोपोली दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि वो एशिया में ट्रेड कर सके। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस चार्टर का कि मोनोपोली मिली। लीगल आइडेंटिटी, मैंने बताया कि चार्टर जब इशू किया जाता है तो सॉवरेन लीगल आइडेंटिटी मिलती है, तो यहाँ पर सॉवरेन लीगल आइडेंटिटी मिली। ठीक है, दूसरी चीज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी भी वही आ गया कि आप अकेले प्राइवेटली
ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया क्वासी सॉवरेन पावर। क्वासी सॉवरेन का पावर का मतलब ये हो गया कि कभी-कभी ये लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी करते थे, जैसे मैंने आपको बताया स्पाइसेस को भेजना। मगर कभी-कभी क्या करते थे, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी के अलावा स्टेट की पॉलिसी भी चलाते थे। मतलब यहाँ पर एज़ अ स्टेट वर्क करते थे कि किसी का सिविल डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर दिया, धीरे-धीरे अपनी पुलिस पावर बढ़ा ली। तो इस तरह से इन्होंने क्वासी सॉवरेन बॉडी का, क्वासी सॉवरेन का मतलब है कि आपको फुल्ली अधिकार नहीं है कि जुडिशरी में इंटरफेयर करें, पुलिस के वर्डिक्ट दें, किसी की सॉल्यूशन करें, मगर आपने क्या किया इंटरनली रूप से आपने सॉवरेनिटी दिखाई, ठीक है? अब इनिशियल एक्टिविटी क्या हुई इंडिया में? देखो इनिशियली इन्होंने एज़ अ ट्रेडिंग स्पाइसेस और सिल्क की। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया ये देखो मैंने स्पेशली डाला ये आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या बताया है कि 1608 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए, वो सूरत में पहुंचे मगर उन्होंने पुर्तगीज से रेजिस्टेंस पाया। क्या होता है हम जानते हैं कि कैसे पुर्तगीज 1498 में वास्को डिगामा आता है केरला कोस्ट पर और उसे इंडियन जो एक कैप्टन होता है शिप का वो उसे लाता है और कैसे अरब से भिड़त होती है उनकी। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए, नीदरलैंड से लोग आए, हॉलैंड से लोग आए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ जब अंग्रेज आए 1608 में सूरत में कैप्टन हॉकिंस आए तो उन्हें पुर्तगीज से स्ट्रगल करना पड़ा, रेजिस्टेंस करना पड़ा जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। आगे क्या हुआ 1615 में देखो 16 यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैप्टन हॉकिंस कोर्ट में आए मुगल एम्परर के तो उस समय कौन मुगल राजा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया मगर नहीं सिस्टमेटिक पढ़ना। तो जब थॉमस रो मुगल कोर्ट में आए थे तो उस समय कैप्टन जो हमारे किंग थे मतलब मुगल राजा थे उनका नाम था जहांगीर। ये आपको याद रखना है। अकबर के बाद जहांगीर आए थे तो ये इस टाइम पे कौन था कंटेम्परेरी ऐसे पूछेगा यूपीएससी। सर थॉमस रो के टाइम पे कंटेम्परेरी किंग मुगल कौन था? तो आपको बताना है कि वहां पर टिक करना है प्रीलिम्स में और मेंस में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वहां पर आप लिखेंगे कि जहांगीर उस टाइम प्रेजेंट थे। उन्होंने ट्रेडिंग राइट दिए। देखो स्पेशली लिखा है फैक्ट्री एंड ट्रेडिंग राइट। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट स्टेबलाइज नहीं हुई है। ट्रेडिंग राइट का मतलब है आप स्पाइस खरीदिए, आप अपने फैक्ट्री मतलब एक स्ट्रक्चर बनाइए उसमें भरिए और पोर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से इन्होंने फुटहोल्ड जमाया, ठीक है? अब इन्होंने थोड़ा-सा मैंने ओवरव्यू दिया है ताकि आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी हो जाए, पॉलिटी समझते-समझते आपको बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें सही हो जाएँगी। देखो बैटल ऑफ प्लासी आप बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आपको आप क्वेश्चन मार्क अगर उठाएँगे तो इसकी भी मैं ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूँगा कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बहुत सॉरी मुगल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर की एक खासियत है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट हो गए। दीवानी राइट इसलिए हो गए क्योंकि मुगल्स बहुत बुरी तरह से पराजित हो चुके थे। औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मुगल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी। बहुत सी चीज़ों में इन्होंने कानाफूसी की, बहुत सी चीज़ों में इंटरनल पॉलिटिक्स की, इसके बाद इन्हें दीवानी राइट मिले। अब दीवानी राइट क्या होता है? अक्सर क्वेश्चन आता है कि दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट होता है कि आप किस तरह से किसी एरिया में पैसों का कलेक्शन करोगे, रेवेन्यू कलेक्शन करोगे। तो दीवानी राइट इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्टेबलाइज़ की है। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी दसों बार पूछा होगा और पीवाईक्यू देखोगे तो पूछेगा दीवानी राइट एक स्टेटमेंट डाल देगा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का रूल स्टार्ट हुआ 1757 से 1858 तक। अब ये 1858 क्यों लिखा है? यहाँ पर हमारी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मानी जाती है। बहुत से लोग मानते भी हैं, नहीं मानते हैं, 1857 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि इनकी जो पावर है प्राइवेट कॉर्पोरेशन की वो सॉवरेनिटी घटने लगी थी। जिस तरह से उन्होंने एक्वायर किया था इंडिया को 1757 के बाद, फिर 1764 के बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो डिक्लाइन होने लगा था। यही चीज़ यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से लिखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि चार्टर आया 1600 में, कंपनी ने एज़ अ इकोनॉमिक कॉमर्शियल वर्क किया मगर धीरे-धीरे पॉलिटिकल पावर उन्होंने गेन की। तो इस तरह से मैंने आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ब्रीफ छोटा-सा चैप्टर आपको समझाया क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1600 में कैसे ट्रेडर्स की तरह
अंग्रेज आए और क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू किया 1765 में, किस तरह से उन्हें दीवानी राइट्स मिले बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है क्योंकि वो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है। इसलिए लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल चीज़ों को कवर करता है, मगर हमारा मेन मकसद होता है चीज़ों को समझना। तो चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें किस तरह से दीवानी राइट इश्यू कर सकते हैं, किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें गेन की, ये सब चीज़ें हमारा जानना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर दीवानी राइट में इन्होंने लिखा है, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। देखो, दीवानी मतलब सिविल जस्टिस तक ये लोग पहुँच गए थे, आप इनकी पकड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई थी। तो इस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मैंने छोटा लेक्चर स्टार्ट किया है ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। धीरे-धीरे हम बड़े लेक्चर लाएँगे, जितनी आपकी सहूलियत होगी सुन सकोगे, मगर आप अपने रिव्यू, अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको कोई भी मेंटरशिप से प्रॉब्लम है या मेंटरशिप से रिलेटेड इश्यू है, मैं आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।